हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ डीएमआरसी का प्रीवियस पेपर सोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर आप टेलीग्राम से मेरे से जोड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि पार्ट 4 है। In one of the following winding, all the coils are connected in a series in the form of progressive wave, and it has only two parts of the armature current irrespective of the number of poles. It's known as। देखिए, क्वेश्चन तो बड़ा दिया गया है, तो आपके हिसाब से एक शॉर्टकट पे दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन से पहचानेंगे। ठीक है, इधर जो लिखा गया है प्रोग्रेसिव वेव एंड इट हैज़ ओनली टू पार्ट ऑफ द आर्मेचर करंट इन इरेस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या है आपको पता है। वेव पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है, 2 है। तो पैरेलल पाथ अगर 2 है तो उधर ब्रॉस कितना लगेगा, ब्रॉस भी उधर 2 ही लगेगा। तो इसके हिसाब से इस 2 ही ब्रॉस में करंट कलेक्शन होगा। ठीक है, तो इधर दिया गया है 2 पार्ट ऑफ द आर्मेचर करंट रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पोल। तो आ गया ना वेव वाइंडिंग कि ब्रश 2 लगा है तो 2 ही तरह से आपको आर्मेचर करंट उधर से कलेक्ट हो सकता है। तो वेव वाइंडिंग उसका आंसर आ जाएगा। और एक इसमें ज़्यादातर जो आता है क्वेश्चन, पहली तो ये है कि वेव वाइंडिंग कहाँ यूज होता है। वेव वाइंडिंग यूज होता है जहाँ पर हाई वोल्टेज एंड लो करंट रिक्वायरमेंट होता है। तो लाफ वाइंडिंग कहाँ यूज होता है, ये वाला जो लाफ वाइंडिंग ये कहाँ यूज होता है, ये जहाँ पर हाई करंट लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, अगर आते हैं उसके पैरेलल पाथ की बात, लाफ वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल है, वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 है। ठीक है, और एक अच्छे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है दोनों के बीच में, कॉमन कैरेक्टर जो मिलता जुलता है दोनों में, वो है बैक पिच एंड फ्रंट पिच। ये दोनों ही और नंबर होगा, जो कि लाफ और वेव वाइंडिंग में दोनों में कैरेक्टरिस्टिक में कॉमन आता है। ठीक है, ये थोड़ा नया है, याद कर लेना। इसके साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इन सिंक्रोनस मोटर द एसी पावर ऑफ ए मोटर इज, ये वाला याद रख लेंगे। ये जो दिया गया है जो √3 VLIL cos पाई, ये है 3 फेज का पावर का फॉर्मूला। चाहे आप स्टार की बात करें या डेल्टा की बात करें, दोनों में पावर का वैल्यू सेम होगा। ये है 3 फेज पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर में पावर का निकालने का फॉर्मूला है √3 VLIL cos पाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन ए 3-point स्टार्टर ऑफ ए DC साउंड मोटर consisting of variable resistance with no volt coil and overload release coil, what are the two coil is known as। ठीक है, तो आपको नो वोल्ट कोयल का मतलब क्या है, NVC। ठीक है, और ओवरलोड कोयल, ओवरलोड ORLC, ओवरलोड, रुकिए एक मिनट, ओवरलोड रिलीज कोयल। ठीक है, OLRC और NVC। ये जो दोनों है वो क्या है, NVC जो है, पहली बात तो ये है NVC और OLRC ये वाला दोनों प्रोटेक्टिव डिवाइस में यूज होता है, जो कि मोटर को प्रोटेक्ट करते हैं। NVC कैसा लगता है, वो लगता है सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर ना, 3-point स्टार्टर में सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग लगता है, कौन, NVC। और पैरेलल विद द सप्लाई वोल्टेज थ्रो ए लिमिटिंग रजिस्टर, ये वाला जो है 4-point स्टार्टर में। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से क्या आता है, जो लिमिटिंग रजिस्टर किस स्टार्टर में यूज होता है, वो है 4-point स्टार्टर जिसमें हम लिमिटिंग रजिस्टर यूज करते हैं। OLRC ओवरलोड रिलीज कॉइल, ये क्या होता है ना, हमारा जो हैंडल है मूवेबल करने के लिए, जो हैंडल उसका नीचे थोड़ा लगता है OLRC, उसका नीचे प्लंजर लगा होगा। वो अगर आपका लोड ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाला मोटर को ट्रिप करा देगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, NVC जो है
एनबीसी ये वाला है थिन वायर में यूज होता है, ठीक है। ये वाला थिन वायर यूज करता है और फ्यू नंबर ऑफ टर्न, थिन वायर फ्यूअर नंबर ऑफ टर्न कंस्ट्रक्शन किसका है, एनबीसी का। ओएलआरसी का क्या है, थिंक वायर मोर नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। इसका आ जाएगा थिंक वायर मोर नंबर ऑफ टर्न, उसका आएगा थिन वायर लेस नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। और थोड़ा अगर हम ऑप्शन से चलेंगे, देखते हैं ऑप्शन पे क्या है। फील्ड डाइवर्टर क्या है, वो आपका स्पीड कंट्रोल मेथड के लिए यूज होता है। फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर डिवाइडर, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ये वाला हम स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फील्ड डाइवर्टर वो जनरली सीरीज मोटर केस में यूज करते हैं, जो कि सीरीज मोटर का सीरीज फील्ड के पैरेलली एक वेरिएबल रजिस्टर कनेक्शन किया जाता है, उसको डाइवर्टर रेजिस्टेंस किया जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन क्लास सी एम्पलीफायर द एफिशिएंसी इज, क्लास सी एम्पलीफायर का एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। इधर तो आपको आंसर दिखा हुआ है 70% है 75%। तो डिस्कस कर लेते हैं कितना टाइप का जो एम्पलीफायर कितना टाइप का है। एक आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, और ये वाला है क्लास सी, ठीक है। आपका जो क्लास ए है, क्लास ए में उसका एफिशिएंसी कितना है, उसका आ जाएगा लगभग 20 से 35% तक, ठीक है। इसका आ जाएगा 20 से 35% तक। क्लास बी में आपका आ जाएगा, क्लास बी में आपका आ जाएगा 50 से 60% तक, ठीक है। क्लास बी में आपका आ जाएगा 60 से, क्लास बी में 50 से 60% तक, ठीक है। ये थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ, आपका आ जाएगा 50 से 60% तक। क्लास ए बी में आपका आ जाएगा 35 से 50% तक, ठीक है। क्लास ए बी में आपका 35 से 50% तक आ जाएगा। और ये रहा क्लास सी का, क्लास सी का आ जाएगा आपका 70 से 75% तक, ठीक है। और थोड़ा एक बार याद कर लीजिए, क्लास ए का आपका आ जाएगा 20 से 35% तक, क्लास ए बी में आपका आ जाएगा 50 से 60% तक, और क्लास बी में आपका आ जाएगा 50 से 60% तक, क्लास ए बी में आ जाएगा 35 से 50% तक, और क्लास सी में आ जाएगा 70 से 75% तक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर इज टेकन फॉर फैब्रिकेटिंग एन चैनल एंड नैरो बार ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो एन चैनल पी चैनल है ना, ये दोनों आपका आ जाएगा एफईटी। एफईटी मतलब क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो आपका एन चैनल और पी चैनल वो आ जाएगा एफईटी में, जो कि है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। एफईटी जो है आपका, एफईटी का सिंबल कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा एफईटी का सिंबल। ये वाला है आपका एन चैनल जो एफईटी है, ये वाला एन चैनल एफईटी का सिंबल है। उसका टर्मिनल का नाम बता देता हूँ। ये वाला आ जाएगा आपका ड्रेन, ठीक है। ये वाला आ जाएगा गेट, ये वाला आ जाएगा आपका सोर्स। ये वाला जो फिगर है ये है एफईटी का, ये वाला नोट कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं हमारा पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, यूजीटी का, ठीक है। यूजीटी का क्या सिंबल है, यूजीटी का कुछ एफईटी की तरह सिंबल है, पर उसका टर्मिनल मार्किंग डिफरेंट है। ऐसे आ जाएगा आपका यूजीटी का सिंबल, ठीक है। ये आपका आ जाएगा एमीटर, ये आपका आ जाएगा बेस 1, ये आ जाएगा आपका बेस 2। ये है फिगर किसका, यूजीटी का फिगर है, ठीक है। चलते हैं उसके बाद आ गया आपका एससीआर। एससीआर का फिगर कुछ आपका इस तरह से आएगा, ऐसे टर्मिनल मार्किंग कैसे आ जाएगा, ये वाला आपका एनोड आएगा, ये आपका कैथोड आएगा, ये आपका गेट आएगा, ठीक है। ये वाला फिगर कौन सा है, एससीआर का है। चलते हैं उसके बाद जीटीओ। जीटीओ जो है
GTO का फुल फॉर्म है गेट टर्न ऑफ और ऑन स्विच। ये जनरली एससीआर का जो गेट वाला टर्मिनल है, इसको ये जो फिगर में ये जो गेट वाला टर्मिनल जो है ना, ये जो गेट का टर्मिनल है, वो गेट टर्मिनल के लिए ये वाला GTO होता है, गेट टर्न ऑन स्विच और टर्न ऑफ स्विच। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। द ड्रम दैट इज यूज्ड एज ए स्टोरेज टैंक एंड इज माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द। टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर मतलब अगर आपको ऐसे देख ले कि ये वाला ट्रांसफार्मर का टॉप है, ठीक है, इधर कुछ इस तरह से जाके ऐसे कुछ सिलेंडर टाइप का आपको दिखे होंगे। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला कंजर्वेटर। ठीक है, कंजर्वेटर ये है, ये जो बोल उसका पास से इधर एक लगा होगा, ऐसे कुछ डिवाइस इधर लगा होगा, ये वाला ब्रीदर यूज होता है। ठीक है, ब्रीदर तो इधर ऑप्शन पे नहीं है। एक्सप्लोजन वेंट कैसा है, कुछ इन्वर्टेड भी तरह का, ऐसे ऐसे लगा होगा, ये वाला हेड उसका ऐसा होगा, ये वाला आएगा आपका एक्सप्लोजन वेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया होगा है क्या, स्टोरेज टैंक एंड माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो कि ऑयल को स्टोरेज करता है, ये वाला है, ऑयल को स्टोरेज करता है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है वो उसको कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो टॉप ऑफ द टैंक कौन माउंटेन होता है, कंजर्वेटर। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग हैमर, द हैंडल शुड बी। ठीक है, इस ऑब्वियसली जनरल बात ये है कि जो हैमर है, हैमर कुछ आपका इस तरह से आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ये जो हैमर है ना, जो ये हैंडल और ये जो मेटेलिक पार्ट जहाँ जॉइन होता है, ये शुड भी टाइट होना चाहिए। नहीं तो जब हैमरिंग के वक्त ये वाला जो मेटेलिक पार्ट है उसका हेड, ये वाला थ्रो ऑफ होकर किसका सर पे लग सकता है, किसका बॉडी पे लग सकता है, इंजरी हो सकता है ना। तो ये शुड भी टाइट होना चाहिए, हैंडल शुड बी टाइट वेज, ये वाला सबसे टाइट होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एट ए फिक्स स्पीड रोटेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए generated EMF by a alternator depend on the number of। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इधर जो आपको बोल दिया है, पहली बात तो ये बोला है कि स्पीड फिक्स स्पीड रोटेशन, मतलब स्पीड उसका फिक्स है, तो फ्रीक्वेंसी जनरेट कैसे वेरी करेगा, मतलब किसके ऊपर उसका वेरी करेगा। तो आपको फार्मूला ये याद होगा, एक फार्मूला है n = 120 F/P। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्स करने से कैसा होगा, एन पी, ये वाला ऊपर चला जाएगा, एन पी डिवाइड बाई 120 इंटू इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वाला है फिक्स स्पीड रोटेशन, मतलब ये जो स्पीड है ये वाला फिक्स हो जाएगा, मतलब ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, एन और 120 ये वाला कांस्टेंट हो जाएंगे, और पी और एफ तो डिपेंड क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोल के ऊपर। ठीक है, तो आंसर दिया गया है पोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द लुमिनस फ्लक्स फ्रॉम ए सॉलिड एंगल ऑफ वन इंटरनेशनल कैंडल सोर्स इज 1 लुमेन। ठीक, एंड द वैल्यू ऑफ 1 लुमेन इज, ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है, आपको बता रहा हूँ सुन। इसका जो ओरिजिनल है, एक फॉर्मूला है, वन कैंडला इक्वल टू 4 पाई लुमेन। बुक में भी चेक कर लेना, ऐसे एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो 4 पाई है ना, 4 पाई का वैल्यू है ये वाला 12.7, तो हिसाब से ऐसा हो रहा है कि 1 कैंडला इक्वल टू 12.57, ये जो है 12.57 इंटू लुमेन, ऐसा एक्चुअली में है। पर इधर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, 12.57 इंटू कैंडला पावर दिया है 1 लुमेन, जो कि एक्चुअली में क्या होगा, 1 लुमेन इज इक्वल टू 1/12.57 इंटू कैंडला, ऐसा होगा। पर इधर ये दिया गया है तो यही सही, ये वाला तो याद कर लेना। अगर कुछ मेरे बात पर डाउट है अगर, तो बुक भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर।
द मैकेनिकल लॉस कॉन्सिस्ट ऑफ, पहले से ही बता के आया हूँ, अगले वीडियो में भी बताया हूँ लॉस कितने टाइप का है, क्या है, सब बताया हुआ है। तो इसमें मैकेनिकल लॉस कैसा है, मैकेनिकल एक ही है फ्रिक्शन लॉसेस, इसको हम मैकेनिकल लॉस लेते हैं और ये वाला कांस्टेंट लॉसेस में जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, जो ब्रश लगा होगा कम्यूटेटर के ऊपर उधर ही फ्रिक्शन लॉस प्रोसेस होगा। ये वाला एक ऑप्शन है इसमें डाउट कर रहा है, जो कि फ्रिक्शन लॉस एट बेरिंग एंड कम्यूटेटर। ठीक है, ये तो सही है, बेरिंग घूमता है उधर फ्रिक्शन लॉस होना चाहिए, पर बेरिंग में हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, जो कि हम ग्रीस यूज करते हैं, जो कि फ्रिक्शन को लॉसेस को कमाने घटाने के लिए। एक्चुअली फ्रिक्शन लॉसेस क्या होगा, जहाँ पे कम्यूटेटर के ऊपर ऐसे ब्रश लगा होगा ना, उधर फ्रिक्शन लॉसेस होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल लॉस कॉन्सिस्ट ऑफ फ्रिक्शन लॉस एट ब्रशेस। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। हाँ, और एक बात है, जो मैकेनिकल लॉसेस है ना, वो आपका लगभग 10 से 20% फुल लोड लॉस के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, और जो मैकेनिकल लॉस है ये 10 से 20% फुल लोड लॉस के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following motor work on both AC and DC supply and consist of field winding of thick enameled copper wire, a commutator and brush for connecting the armature to the source of supply। ठीक है, ये जो बताया है ना वो थोड़ा पजल किया गया, आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसका फिगर आपको थोड़ा ऐसे आ जाएगा। क्या है, पहले तो ये जो है उसका फील्ड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका आर्मेचर आ जाएगा, ऐसा कुछ इस तरह का आ गया आपका। ये वाला उसका वाइंडिंग आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहाँ पे सप्लाई दिया जाएगा, ये वाला अगर नॉर्थ पोल होगा तो ये आपका साउथ पोल होगा, ये रहेगा आपका आर्मेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन पे दिया गया है, अब पढ़ लीजिए। Which of the following motor work on both AC DC, आपको पता है कि यूनिवर्सल मोटर AC और DC में चलता है। ठीक है, सप्लाई एंड कंसिस्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ थिक एनामेल्ड कपर वायर, उसका जो वायर है वो थिक कपर वायर में यूज होता है। और कम्यूटेटर एंड ब्रश इज कनेक्टिंग आर्मेचर टू द सोर्स ऑफ सप्लाई। देखिए, ये वाला जो आएगा आर्मेचर, कम्यूटेटर और ब्रश, ठीक है, थ्रू द सोर्स ऑफ सप्लाई ऐसे कनेक्ट होगा। ये वाला आएगा इसका फिगर। ऐसे ही जनरली आप याद कर सकते हैं, ये जो दिया है ना बोथ AC एंड DC, एक यूनिवर्सल मोटर ही है जो बोथ AC DC में काम करता है। तो उसको आपका यूजेस बता देता हूँ। यूनिवर्सल मोटर कहाँ यूज होता है, वैक्यूम क्लीनर पे यूज होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क पर्पज में यूज होता है वैक्यूम क्लीनर, आपका फूड मिक्सर, रोटेबल ड्रिल, डोमेस्टिक स्विंग मशीन, इस तरह से डिवाइस में आपका आ जाता है यूनिवर्सल मोटर। और एक इधर है जो है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर वो एक अलग के कंस्ट्रक्शन का है। मतलब शेडेड पोल मोटर आपका ऐसे आ जाएगा, जो फील्ड है ना, फील्ड का एक पर्सन ऐसे शेडेड पर्सन आएगा, इधर आपका शेडिंग रिंग लगा होगा स्टार्टिंग पर्पज के लिए, इस तरह से वो स्टार्ट होता है। और शेडेड पोल मोटर जनरली खिलौना में ज़्यादा से लगता है, जो हेयर ड्रायर और आपका टॉय वगैरह वगैरह ऐसे में यूज होता है आपका शेडेड पोल मोटर। और जनरली जितना भी सिंगल फेज मोटर यूज करते हैं, जनरली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी हम यूज करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, परमानेंट कैपेसिटर, ये सब आ जाएगा आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन। द डायोड इन व्हिच द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज कीप लोअर देन द ऑर्डिनरी डायोड इज नोन एज। ऑर्डिनरी डायोड से ब्रेकडाउन वोल्टेज लोअर लेता है। ब्रेकडाउन लोअर किस लिए लेता है, क्योंकि जीनो डायोड जो है, ये वाला जो जीनो डायोड है वो आपका रिवर्स वोल्टेज में वर्क करता है। तो अगर कोई भी डायोड को अगर रिवर्स में देके, रिवर्स सप्लाई देके, उसका जनरली जो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स और लो होगा, और एक कंडीशन आएगा जहाँ पर वो वाला ब्रेक डाउन कर देगा। पर जीनो डायोड एक ऐसा फंक्शन है जो कि वोल्टेज रेगुलेशन पर्पज में करता है, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो वो एक सर्टन लिमिट तक वो मेजर कर सकता है। ठीक है, इस तरह सा
जो है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज कीप लोअर देन द ऑर्डिनरी डायोड, तो ऑर्डिनरी डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना होगा, जीनो डायोड का उससे बहुत कम है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन डीएमआरसी ने इग्नोर करा, क्या है इधर आपको पहले भी बता हुआ हूँ, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनका जो इम्प्योरिटी रेट होता है, पी पे आपका यूज होता है क्या, पी टाइप मटेरियल में यूज होता है गीवा, और एन टाइप में आपका यूज होता है आप। गीवा का मतलब जी फॉर गैलियम, आई फॉर इंडियम, बी फॉर बोरॉन, ए फॉर एल्यूमिनियम, और एन का है आर्सेनिक, एंटीमोनी, फास्फोरस। ठीक है, इधर देखिए वो पी टाइप का पूछा हुआ है और ऑप्शन पे दोनों ही है, गैलियम भी है और इंडियम भी है, इसलिए क्वेश्चन को इग्नोर किया हुआ है, दोनों से एक ही होगा उसका आंसर। ठीक है, चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मर्क्यूरी लैम्प डज द बैनट कैप कंसिस्ट टू मेन एंड वन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये तो ऐसा है जो कि इन तीनों में से एक ही है जो कि है मर्क्यूरी बैनट कैप, इसमें 3 इलेक्ट्रोड यूज होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड है इसमें, 3 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड में क्या है, एक 2 मेन है और एक एक्सिलरी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर है मर्क्यूरी बैनट कैप लैम्प। उसका एफिशिएंसी कितना है, उसका एफिशिएंसी है 50 लूमेन। जो आपका जो ये वाला है मर्क्यूरी बैनट कैप, इसका एफिशिएंसी है आपका 50 लूमेन पर वाट। ठीक है, और ये वाला सिर्फ एसी में चलता है। एक इसमें जो ये वाला जो है ना मर्क्यूरी आर्गन टाइप लैम्प, ये वाला बहुत आपका एसी डीसी में चलता है, एसी एंड डीसी। ये वाला जो है ये वाला बहुत एसी डीसी में चलता है। और एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक चौक चाहिए उसको स्टार्ट करने के, चौक एंड कैपेसिटर। ठीक है, चौक एंड कैपेसिटर चाहिए इसको स्टार्ट होने में। और जो आपका ये है मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन टाइप, ठीक है, मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन टाइप, ये आपका 45 लूमेन पर वाट, उसका जो एफिशिएंसी है उसका 45 लूमेन पर वाट। ठीक है, ये वाला आपका एसी और डीसी बोथ में चलता है। सॉरी, मैं जो बताया ना पहले मर्क्यूरी आर्गन टाइप लैम्प, ठीक है, ये वाला आपका ओनली एसी में चलता है मर्क्यूरी आर्गन, और मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन टाइप ये वाला आपका दोनों एसी और डीसी में चलता है। आपको ये अच्छे से लिख देता हूँ, सिर्फ ये वाला आपका एसी एंड डीसी बोथ में चलता है, ये वाला आपका एसी में चलता है, ये वाला भी आपका एसी में चल रहा है। अब कोई तकलीफ नहीं, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इनवर्स वोल्टेज एट व्हिच द करंट स्टार्ट टू फ्लो अक्रॉस द डायोड इज कॉल्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इनवर्स वोल्टेज एट व्हिच करंट स्टार्ट फ्लो अक्रॉस द डायोड। एक डायोड आपका कब स्टार्ट हो, करंट फ्लो कब स्टार्ट करेगा, जब उसका जंक्शन ब्रेक डाउन करेगा। ये अगर हम डायोड लेंगे, पी एन टाइप का डायोड है, इस करंट स्टार्ट कब होगा, जब उसका जंक्शन ब्रेक डाउन करे, और जंक्शन ब्रेक डाउन कम करेगा अगर उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज, जंक्शन अगर आप सिलिकॉन लेंगे, सिलिकॉन का आपका आ जाएगा 0.7 वोल्ट, 0.7 उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। जर्मानियम में आएगा 0.3 ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इस वोल्टेज पे आपका जंक्शन ब्रेकडाउन कर जाएगा, उसके बाद करंट फ्लो स्टार्ट होगा, तो आपका आंसर आएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो दोस्तों आज के लिए यही, अगर इस तरह इसमें कोई इम्पोर्टेंट है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, बाय।